डिनर करने के बाद अशमाल, हमारा और हसन इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे। रात के 10 बज रहे थे। सारा दिन गाड़ी ड्राइव करते हसन भी थक गया था। इसने गाड़ी की रफ्तार को नॉर्मल की हुई थी। मरहम अपनी आदत के मुताबिक गाड़ी में ही सो गई थी। अशमाल ने अपना चेहरा विंडो की तरफ किया था। न जाने क्यों इसका दिल उदास था, ऐसे जैसे वो अपनी कोई कीमती चीज़ इसी रेस्टोरेंट में भूल गई हो। इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। फ़ील आलम का इसकी तरफ कदम बढ़ाना, उसके चेहरे को छूते हुए इसके इयररिंग्स को हाथ लगाना, ये सोचते ही अशमाल की दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। साथ ही इसने उदासी से गहरी सांस ली और अपने कान की तरफ हाथ लेकर गई, जहाँ फ़िलहाल ने इसे इसके रिंग का बता रहा था। अशमाल के हाथ लगाने से पता चला इसके कान में इयररिंग नहीं था। अशमाल ने ये देखते फ़ौरन गाड़ी की सीट के नीचे देखना शुरू किया। ये क्या हुआ अशमाल? हसन ने अशमाल को कुछ ढूँढते हुए बैग शीशे से देखा तो बोला, कुछ नहीं हसन भाई, वो मेरा एक इयररिंग्स नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गिर गया है। अशमाल ने सीट के नीचे देखते हुए कहा, मिल जाएगा अगर गाड़ी में गिरा हुआ तो। अब आराम से बैठ जाओ, रूट ख़राब है, मेरी तो वजह ड्राइविंग सीट से हट रही है। हसन ने अशमाल को देखा, जिस पर अशमाल ने दुआ सा चेहरा बना लिया और सीधी-सी होकर बैठ गई। इसके इसी इयररिंग पर तो फ़िल आलम की मोहब्बत भरी नज़र का एहसास था, जिसे वो महसूस करना चाहती थी। कश्मीर से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें अमूमन छोटी और अच्छी होती थी और आगे जाकर हाईवे पर हैवी ट्रैफिक की वजह से रात के वक़्त ड्राइव करना सुबह की निस्बत कदरे मुश्किल होता था। हसन बहुत एहतियात से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन अशमाल इस गाड़ी में मूवमेंट पर इसका ध्यान हट रहा था। यूँ उदास होने की ज़रूरत नहीं, एक इयररिंग है, मिल जाएगा, नहीं मिला तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। अब महरा की तरह तुम भी सो जाओ। हसन ने जब अशमाल के चेहरे पर उदासी देखी तो बोला, लेकिन हसन को इस बात का नहीं पता था कि वो इयररिंग्स अशमाल के लिए कितना अहम था। रात के 12 बज गए थे जब हसन घर पहुँच गए थे। "म्हारा उठो", अशमाल ने म्हारा को कंधे पकड़ते हुए झंझोड़ा, जिस पर म्हारा अपनी आँखें मलते हुए उठ बैठी। घर में आती म्हारा अपने कमरे में चली गई थी और अशमाल अपने कमरे में चली गई थी। हसन राना शमसुद्दीन को कॉल करके बताया था कि वो घर पहुँच गया है। अजमल कमरे में ही आते ही इसने कपड़े तब्दील किए और शीशे के सामने खड़ी दूसरे कान में इससे इयररिंग उतार कर इसे हाथ में लिया और उसे गौर से देख रही थी। क्यों मुझसे एकदम अपना रवैया बदल लेते हैं, 1 मिनट में मुझे खुद से अलग कर देते हैं, मेरे जज़्बात पर को मेरे एहसासात को बगैर सोचे समझे अपने पाँव तले मसल देते हैं। क्यों? अशमान ने ये सोचते हुए अपने हाथ में पकड़े इयररिंग्स को मज़बूत अपनी मुट्ठी में दबाते हुए अपना साँस अंदर को खींचा और अपनी आँखें बंद की, जिसमें हल्की सी नमी थी। अरब ने इस डिनर को जैसे-तैसे ख़त्म किया और इसे फ़िल आलम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऊपर से ज़ियाद भी कुछ कम नहीं था। डिनर के दौरान ही तीनों में काफ़ी ख़ामोशी रही थी। डिनर ख़त्म होते ही ज़ियाद ने कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं किया, बात नहीं की और दोनों इजाज़त लेकर चला गया था। अरब ने फ़िल आलम को गाड़ी में ड्राइव नहीं करने दिया और उसके मूड को देखते हुए नहीं चाहता था कि फ़िल आलम इतनी रात को गाड़ी तेज़ चलाए। रात के 2 बजे फ़िल आलम और हम दोनों घर पहुँच गए थे। मैं तो बहुत थक गया और ड्राइव ड्राइव करते हुए ऐसे रास्ते में बहुत मुश्किल होता है। चलो सुबह पर नाश्ते में बात होती है। अरब ने घर में दाखिल होते ही फ़िल आलम को और अपने कमरे की तरफ चला गया। फ़िल आलम ने अरब की तरफ देखा, एक नज़र देखते वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आते ही फ़िल आलम ने अपने कोट बेड पे रखा और पैंट की पॉकेट में से वॉलेट निकालने के लिए जैसी पॉकेट में हाथ डाला, इसका हाथ अशमाल के इयररिंग्स के साथ जाकर लगा। फ़िल आलम ने अपनी पॉकेट से इयररिंग्स निकाल कर इसे देखते हुए पास पड़ी स्टडी टेबल की कुर्सी पे बैठ गया। टेबल लैंप की रोशनी में अशमाल के इयररिंग्स का मोती चमक रहा था। फ़िल आलम का अपने दाएँ हाथ की उँगली में अशमाल का इयररिंग पकड़े इसे देख रहा था। इसे देखते ही फ़िल आलम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। आज ज़िंदगी में पहली बार इसके हाथ में किसी लड़की का इयररिंग्स था। फ़िल आलम कुर्सी से उठा और अलमारी के पास आया और अशमाल के इयररिंग्स को अलमारी में लॉकर में रखते हुए उसे लॉक किया और कपड़े तब्दील करने चला गया। कपड़े तब्दील करने के बाद फ़िल आलम बेड पर आकर लेट गया और अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखते हुए छत की तरफ देख रहा था। लेकिन इसकी आँखों के सामने अशमाल का चेहरा था, जिसकी मुस्कुराहट में इसकी गाल का डिंपल इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा कर रहा था। आँखों में चमक लिए वो फ़िल आलम की तरफ देख रही थी। इसी लम्हे को फ़िल आलम ने इसे कैद कर लेता, जैसे कोई अपनी कीमती चीज़ को सबसे छुपाकर किसी सेफ जगह रख लेता है। अशमाल का सोचते हुए कब फ़िल आलम की आँख लगी थी, इसे कुछ पता नहीं चला। सुबह होते ही अशमाल और मरहा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार खड़ी थी। मुझे लगा तुम दोनों आज आराम करोगी। हसन जो खुद ही नाश्ता बनाकर खा रहा था, इन दोनों को अपने सामने तैयार खड़ा देखकर इन दोनों की तरफ हैरत से देखा। नहीं तो हम क्यों आराम करेंगे, हमने गाड़ी ड्राइव थोड़ी की है, क्यों मरहा? अशमाल ने मरहा को कोनी मारते हुए कहा, जो अशमाल का सहारा लिए खड़ी थी, लेकिन आधी सोई हुई थी। जी, जी, ठीक कहा बाबा भाई आपने। मरहा की बात पर अशमाल ने गर्दन मोड़कर मरहा को आँखें दिखाई। मैं बोल रही हूँ मरहा, हसन भाई नहीं। अशमाल ने दाँत चबाकर कहा, हाँ, हाँ, वही अशमाल ठीक कह रही है हसन भाई, आप भी तो उठ गए ना, आपको आराम करना चाहिए था ना। मरहा अब होश में आते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ और आज मैं तुम दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़ दूँगा। बाबा जान ने कहा है कि तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो, मैं नाश्ता कर लूँ। हसन ने ब्रेड का पीस लेते हुए कहा, हम चले जाएँगे, अशमाल ने रोकते रोकते हुए कहा।
लेकिन हसन की तरफ से कोई जवाब ना आया, जिस पर दोनों नाश्ते की टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गई थी। अब दोनों हसन के एक-एक चाय के घूँट को और बैठ के निवाले को देख रही थी कि कब हसन का नाश्ता ख़त्म हो और वो उनको लेकर यूनिवर्सिटी जाए। हसन अपने ध्यान से नाश्ता कर रहा था। जैसे ही हसन का नाश्ता ख़त्म हुआ, मरहा और अशमाल दोनों कुर्सियों से उठ गईं। चलें, अशमाल ने फ़ौरन कहा, जाओ मेरे कमरे से मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आओ। हसन ने टिश्यू से हाथ साफ़ करते हुए कहा। हसन की बात पर अशमाल ने तंग आते हुए अपनी आँखें सुखाते हुए हसन की तरफ देखा। वो हसन को कुछ कह नहीं सकती थी, बस पाँव ज़मीन पर मारते हुए जल्दी से हसन के कमरे की तरफ चली गई। अशमाल को जल्दी बेचैनी अशमाल को जितनी बेचैनी यूनिवर्सिटी जाने की थी, शायद आज से पहले नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में इसके साथ क्या होने वाला था, वो इससे बेखबर थी। तुम ज़ियाद को जानते हो क्या? अरहम ने नाश्ते की टेबल पर फ़हील आलम से पूछ लिया, जिसके लिए वो कल रात से इंतज़ार कर रहा था। नहीं, फ़हील आलम मुख्तसर से जवाब दिया। फिर तुमने ऐसे ये क्यों कहा कि तुमने इसे देखा है? अरहम की बात पर फ़हील आलम ने चाय का आखिरी घूँट लिया और अपनी कलाई पर बांधी घड़ी की तरफ देखा। मुझे देर हो रही है यूनिवर्सिटी से। फ़हील आलम ने ये कहते हुए कुर्सी की बैग से अपना कोट पकड़ा और गर्दन मोड़कर अरहम की तरफ देखा। मैं इसे नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। फ़हील आलम ये कहते हुए बाहर की तरफ निकल गया। फ़हील आलम की बात पर हाथ में चाय का कप पकड़े शॉक में था। यूनिवर्सिटी के गेट पे जैसे फ़हील आलम की गाड़ी रुकी, सामने से हसन की गाड़ी आकर रुकी। फ़हील आलम ने हसन और उसकी गाड़ी को देखते हुए इग्नोर करते हुए जैसे गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखा, हसन की गाड़ी से अशमाल बाहर आई। अशमाल को देखते ही फ़हील आलम ने हॉर्न से हाथ हटा लिया। वो अशमाल को देख रहा था, जो फुल ब्लैक कलर के स्वेड ड्रेस में थी, बालों की हाई पोनी की हुई थी। अशमाल ने जैसे ही मुड़कर हसन की तरफ देखा, वो उसे हाथ से खुदाफिज़ कहा। पीर आलम की नज़र फ़ौरन हसन की तरफ गई, जो अशमाल और मरहा की तरफ देखते हुए उसे हाथ की इशारे से खुदाफिज़ कह रहा था। पीर आलम ने अशमाल को तो देख लिया था, लेकिन साथ मरहा को नहीं देखा था, जो वो भी हसन को खुदाफिज़ कह रही थी। हसन की तरफ से नज़रें हटाते हुए फ़ील आलम को अशमाल की तरफ देखा, जो यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई थी। फ़ील आलम ने गहरा सांस लिया और अपनी गर्दन को बल देते हुए खुद को रिलैक्स करते हुए गाड़ी का हॉर्न दिया। गेट खोलते ही फ़ील आलम गाड़ी के लेकर अंदर आ गया था। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करते हुए फ़ील आलम जैसी गाड़ी से बाहर आया, इसे सामने अपनी क्लास में जाती अशमान नज़र आई, जिसकी पुश फ़ील आलम की तरफ थी। आज फ़ील आलम की नज़र अशमान का ताक़ुब कर रही थी। वो अशमान को आज एक लम्हे के लिए भी खुद की नज़र से दूर नहीं रखना चाहता था। जैसे ही अशमान क्लास में चली गई, फ़ील आलम ने आँखों में पर सनग्लासेस लगाया, बाजू पर कोट रखा और अपने ऑफ़िस की तरफ चला गया। पहली क्लास लेने के बाद मरहा और अशमान क्लास से बाहर आईं। अशमानो, तुमने कहा था कि सरफील से पूछना था इस लड़के का। मरहा भी इसी बात के लिए बेचैन थी, इस लड़के का पता चल जाए। मरहा, चल जाएगा पता, कौन सा वो तुम्हें अगवा कर रहा है। वैसे भी अगर वो तुम्हें अगवा कर भी लेगा तो पछताएगा, सोती तो रहती हो तुम। अशमाल ने मरहा को छेड़ते हुए कहा। अशमाल, तुम भी ना, मुझे बताओ कब पूछने चले। मरहा ने अशमाल के बाजू पर हाथ डालते हुए कहा। अभी कैंटीन चलते हैं, नाश्ता भी नहीं किया ना, पहले कुछ खा ले फिर सोचते हैं। अशमाल ने ये कहते हुए मरहा के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और कैंटीन की तरफ चली गई। हेलो अशमान नूर, कैसी हैं? कैंटीन की तरफ जाते हुए शर्जील अशमाल और मरहा के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक कलर के हाफ स्लीव शर्ट पहने अपने दोनों हाथों पैंट की पॉकेट में डाले इसने अशमाल का रास्ता रोका था। शर्जील को यूं अपनी यूनिवर्सिटी में देखते ही अशमाल ने सांस अंदर की तरफ खिंचाया। शर्जील को देखते ही मरहा का रंग उड़ गया था। ये यहाँ क्यों आया? अशमाल ने दिल में सोचा। घबरा तो वो गई थी, लेकिन इसने शर्जील को जरा भी तो शो नहीं करवाया था। तुम यहाँ क्या लेने आए? अशमाल ने गुस्से से कहा। तुम पे मेरा कुछ कर्ज है, बस वो हिसाब बराबर करने आया हूँ। कहा था ना बहुत जल्द इस्लामाबाद आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे थप्पड़ ने मुझे एक रात भी सोने नहीं दिया। अब हिसाब बराबर करके ही चला जाऊँगा। शर्जील की बात पर अशमान ने गुस्से से अपने दांत चबाए। देखो शर्जील, तुमने तब भी बदतमीज़ी की और अब भी कर रहे हो। जो जैसा करता है इसे वैसा ही जवाब मिलता है। बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अशमान ने गुस्से से शर्जील की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, नहीं, मैं यहाँ जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। शाम को मेरे घर वाले भी पहुँच जाएँगे, फिर मैं देखता हूँ कोई तुम्हें मेरे होने से रोकता है। शर्जील की ये कहने की देर थी कि अशमाल ने गुस्से भरे तासुर लिए शर्जील की तरफ देखा। अगर अशमाल की यूनिवर्सिटी ना होती तो शायद वो इसे एक और थप्पड़ रसीद कर चुकी होती, लेकिन शर्जील की बात पर अब मरहा भी परेशान हो गई थी। मरहा ने अशमाल की तरफ देखा, अब वो दोनों क्या करें? आते-जाते स्टूडेंट तीनों को देख रहे थे, तो फिर चलें मेरी होने वाली मिसेस उस अशमाल शर्जील। शर्जील ने ये कहते हुए अशमाल का हाथ पकड़ा, जैसे अशमाल ने घबराते छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और इर्द-गिर्द बेबसी से देख रही थी। अभी अशमाल अपने इर्द-गिर्द देखती कि अशमाल ने अपने हाथ पे किसी तीसरे के हाथ का लम्ब महसूस किया। हाथ छोड़ो इसका। फ़ील आलम ने शर्जील के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। क्यों तुम्हारे साथ क्या मसला है? मेरी कज़न है, मैं इसे लेने आया हूँ। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? शर्जील ने बदतमीज़ी से फ़हील आलम को कहा।
फिर आलम ने अपने इर्द-गिर्द देखा, सब स्टूडेंट जा चुके थे और फिर अजमल की तरफ देखा जिसकी आँखों में खौफ था। वो चाहता था शर्जील का वो हाल करता कि कोई भी हाथ पकड़ना तो दूर की बात, वो अजमल की तरफ देखने के काबिल भी न रहता। लेकिन फिर आलम को अपनी परवाह नहीं थी, अजमल की इज़्ज़त का ख़्याल था। अगर वो कुछ ऐसा-वैसा करता तो अजमल का यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन करना मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता। पहले हाथ छोड़ो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर आलम ने ये कहते हुए गुस्से से शर्जील के हाथ में अपना हाथ की ग्रिप इतनी मजबूत कर दी कि इसे मजबूरन अजमल का हाथ छोड़ना पड़ा। शर्जील के हाथ से जैसे अशमाल का हाथ अलग हुआ, फिर आलम ने अशमाल की तरफ देखा जो अपने हाथ को पकड़े आंखों में नमी लिए खड़ी थी। मेरी यूनिवर्सिटी की किसी भी स्टूडेंट के साथ यहाँ कोई बदतमीजी करे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर आलम ने ये कहते हुए पास खड़े गार्ड्स की तरफ देखा जो रश देकर फ़ौरन वहाँ आ गए थे। इसको ले जाओ पुलिस स्टेशन और मैं आता हूँ। अगर वजह पूछे तो बता देने का यूनिवर्सिटी में लड़कियों को हरासा कर रहा था। फिर आलम के मुँह से पुलिस का नाम सुनते शर्जील एकदम चौंक गया था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि के बाद यहाँ तक आ जाएगी। आज ही तो वो इस्लामाबाद से आया था और रात को इसकी फैमिली इसके रिश्ते की बात करने आ रही थी। फिर आलम के कहने पर 2 गार्ड्स ने शर्जील को दोनों तरफ से पकड़ते हुए यूनिवर्सिटी बाहर ले गए थे। फिर आलम ने अपनी पढ़ाई को ढीला करते हुए मरहा और अशमाल की तरफ देखा और फिर सारे स्टूडेंट की तरफ देखा। आप लोगों ने क्या अपनी क्लासें नहीं लेनी है या यहाँ टाइम ज़ाया करने का शौक है? अगर आइंदा किसी के घर से कोई मिलने आए वो सीधा वो विज़िटिंग रूम में आएगा। आप सब जाओ अपनी-अपनी क्लासेस में। फिर आलम की खुद से और ऊँची आवाज़ को सुनते सब स्टूडेंट जल्दी से अपनी क्लासेस की तरफ चले गए। आप दोनों मेरे ऑफिस में आए। फिर आलम ने मरहा और अशमाल को कहा और वहाँ से चला गया। सुबह-सुबह ही सब कुछ हो जाएगा। अशमाल और मरहा ने सोचा नहीं था शर्जील का यूनिवर्सिटी आना अशमाल के वहम में गुमान में भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही अशमाल और मरहा दोनों फिर आलम के ऑफिस में थी। बैठ जाएँ दोनों। फिर टेबल पे पानी और गिलास पड़ा है, पी लो दोनों। फिर आलम ने दोनों को घबराहट की हालत में देखते हुए कहा। फिर आलम कुर्सी के साथ टेक लगाए, दोनों हाथों को कुर्सी के हैंडल पर रखे मुसलसल अशमाल की तरफ देख रहा था। वो जो इसे खड़े-खड़े बातें सुना जाती थी, आज इस कदर घबराहट का शिकार हुए बैठी होगी। फिर आलम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अशमाल नूर है। मैं तो आप दोनों को बहुत बहादुर समझता था जो किसी को पुलिस की धमकी देके गाड़ी का काम करवा सकती हैं। वो आज यूँ क्यों घबरा कर क्यों बैठी हैं? फिर लालू ने अब आगे की तरफ झुकते हुए टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा और अशमाल की तरफ देखा जो मुकम्मल खामोश थी। फिर आलम को तवक्को थी कि अशमाल जवाब देगी लेकिन अशमाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मरहबा बताएं आप क्या वजह थी और ये कौन था? मैंने अभी पुलिस स्टेशन जाकर बताना है इसलिए मुझे तफसील बताओ। फिर आलम ने अशमाल से नजरें हटाते हुए मरहा की तरफ देखा। फिर आलम की बात पर मरहा ने अशमाल की तरफ देखा। इससे पहले कोई गलतफहमी पैदा होती और मरहा ने फिर आलम को शर्जील के बारे में सब बता दिया। तो ये मामला है, डोंट वरी, इतना परेशान मत हो, ये यूनिवर्सिटी है, कोई घर नहीं है। यहाँ के कुछ रूल्स हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। मरहा की बात सुनकर फ़ील आलम के मामले की नुहैत समझ गया था। फ़ील आलम ने जैसे तसल्ली बख्श अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, इस पर मरहा ने गहरा साँस लिया। फ़ील आलम की बात पे इत्मीनान था और जिस तरह वो बात करता है किसी मुहाफ़िज़ की तरह बात कर रहा था। थैंक्स सर, मरहा ये कहते हुए खड़ी हो गई, साथ अशमाल भी खड़ी हो गई। अशमाल और मरहा भी जैसे बाहर जाने के लिए मुड़ी। फ़हील आलम बोल पड़ा। अशमाल आप रुकें। फ़ील आलम की बात पे मरहा ने गर्दन मोड़कर फ़हील आलम की तरफ देखा और फिर अशमाल की तरफ देखा। अशमाल भी आँखों में शर्मिंदगी लिए मरहा की तरफ देख रही थी। ओके सर, मरहा ने मुख्तसर जवाब दिया और ऑफ़िस से बाहर आ गई। मरहा के बाहर जाती ही फ़ील आलम अपनी कुर्सी से उठा, पैंट की पॉकेट में हाथ डाला, अशमाल की तरफ बढ़ा जो वहाँ वहाँ ही खड़ी थी। इसने एक कदम ना तो आगे बढ़ाया था, ना ही फ़िल आलम के कहने पे पीछे मुड़कर देखा था। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने ये सब कुछ हो जाएगा, इसे यकीन नहीं होता। फिर ये सब फ़िल आलम की मौजूदगी में हुआ था। अशमाल को घबराहट के साथ-साथ शर्मिंदगी भी हो रही थी। फ़िल आलम चलता हुआ अशमाल के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी तरफ देखें अशमाल। फ़िल आलम के कहने पर अशमाल ने नहीं देखा। फ़िल आलम ने एक गहरा साँस लिया और अपना हाथ पॉकेट से निकालते हुए अपने दाएँ हाथ की पहली उँगली अशमाल की थोड़ी पर रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। क्या मैं इसी अशमाल के सामने खड़ा हूँ जो ये नहीं देखती कि इसके सामने एक यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर खड़ा है या कोई डॉक्टर जो दिल जो दिल में आता है बोल जाती तो आज यूँ किसी गैर अहम शख्स के सामने आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? फ़ील आलम की बात पर अशमाल जिसने चेहरा ऊपर होने के बाद भी अपनी आँखें नीचे रखी हुई थी, इसने फ़ील आलम की तरफ देखा, जिसकी आँखें इसके चेहरे पे टिकी हुई थी। अशमाल के यूँ देखने पर फ़ील आलम ने अशमाल की थोड़ी से अपना हाथ हटा लिया। आप नहीं समझेंगे, पहले भी घर में बहुत मसला हुआ था, अब ये सब अशमाल ने अब धीमी आवाज़ में कहा। ठीक है, आपके घर तक ये बात नहीं जाएगी और वो लड़का भी कोई बात नहीं करेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, इस बात से बेफ़िक्र हो जाएँ। और कोई बात जो आपको परेशान कर रही है, फ़हील आलम ने अशमाल की तरफ देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पे परेशानी, शर्मिंदगी ख़त्म हो रही थी। नहीं, अशमाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, वैसे जो सुबह आपको छोड़ने आया था, वो भी आपका इसी टाइप का भाई है क्या?
फ़िल आलम जो पहले बहुत नरम और प्यार से बात कर रहा था, अपने न नॉर्मल लहज़े में आ गया था। क्या मतलब आपका? किस टाइप का? आप मेरे हसन भाई को इस लोफ़र के साथ कैसे मिला सकते हैं? अशमान ने चौंक कर गर्दन मोड़कर फ़िल आलम की तरफ देखा, जो अब अपनी टेबल की तरफ जा रहा था। ओह! वो भी आपका भाई है, कज़न भाई है या आपका अपना भाई है? फ़िल आलम ने टेबल के साथ टेक लगाते हुए कहा, कज़न भाई है, लेकिन अपने भाइयों से भी बढ़कर है। अशमान को हसन के बारे में सुनकर गुस्सा आ गया था। वो भूल ही गए थे कि अभी कुछ देर पहले ही तो फ़िल आलम ने सारे मामले को हैंडल किया था। ओह! अच्छा ठीक है, जैसा आप बेहतर समझती समझिए, लेकिन आपको एक एडवाइस करूँगा, अगर आप अपने इर्द-गिर्द अपने कज़न्स भाइयों का दायरा कम कर दें, तो आप मज़ीद परेशानी से बच सकती हैं। फ़िर आलम ने बात मुकम्मल करते हुए हाथ के इशारे से शमाल को बाहर जाने का कहा। आप खुद को समझते क्या हैं? आपको किसी के एहसासात और जज़्बात का ख़्याल ही नहीं है। कभी छाँव बनकर अपने साए में सुकून देते हो, तो कभी धूप बनकर अपने रवैये की तपिश में दूसरों के जज़्बात को जलाकर राख बना देते हैं। अशमान जो रात से अपसेट थी, फ़िर आलम को यूँ फिर से रवैया बदलने पर सराहने की और बोल पड़ी। पीला आलम टेबल के साथ टेक लगाए सीने पे हाथ बंधे खड़े अशमाल को बोलते हुए देख रहे थे। जैसे ही अशमाल खामोशी फ़िल आलम ने 2 कदम अशमाल की तरफ बढ़ाए, जिसे देखते अशमाल पीछे को हटी। क्या कहा आपने? मेरा रवैया दूसरों को तकलीफ़ देता है? फ़िल आलम बात करते हुए मैं से अशमाल की तरफ आया। फ़िल आलम को अपने इतने करीब देखा अशमाल ने हलक को तर किया। इस बार फ़िल आलम की आँखों में अशमाल ने प्यार की झलक नहीं देखी थी। इसकी आँखों में हैरत और गुस्से के मिले-जुले तासुरात थे। कुछ लम्हे के लिए दोनों एक-दूसरे की आँखों में देखते रहे। अशमाल फ़िल आलम से आने वाली परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर रही थी और फ़िल आलम अशमाल की आँखों में मुसलसल देख रहा था, जिसमें से अपना अक्स नज़र आ रहा था। जितना आप मुझ पर बोलती हैं ना, अगर इतना ही गुस्सा आप अपने इर्द-गिर्द गैर ज़रूरी और गैर अहम लोगों पर बोलें, तो ये नौबत ना आए जो आज आई है। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, सिर्फ़ ये समझाना था कि रिश्ते सारे अहम होते हैं, लेकिन इनमें एक हद होती है और इस हद में ही दूसरों को रखा जाए, तो खुद के लिए बेहतर रहता है। फ़हील आलम बोला तो अशमाल आँखों में हैरत लिए इसकी तरफ देख रही थी। वो जो बताना चाहती थी, फ़ील आलम को वो बात कहीं और रह गई थी। आप कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं। अशमाल ने फ़ील आलम की आँखों में देखते हुए 2 कदम पीछे किए। अशमाल ने गहरा साँस लिया और फ़हील आलम को वहाँ हैरत में खड़ा छोड़कर ऑफ़िस से बाहर आ गई। अशमाल क्या हुआ सर? सरफ़ेल ने क्यों रोक लिया था? अशमाल क्या हुआ? सरफ़ील ने क्यों रोक लिया था? क्या कहा सरफ़ील ने? मरहा ने अशमाल के बाहर आते अशमाल से पूछा। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, जैसे पूरी दुनिया में बस वही है जो ठीक कह रहे हैं। अशमाल ने गुस्से से बोलते हुए कहा, लेकिन अशमाल कहा क्या है सर? फ़ील ने वो तो बताओ, क्या वो घर कॉल करेंगे या यूनिवर्सिटी में बुलाएँगे घरवालों को? मरहा को इसी बात को टेंशन खाई जाती है कि घर जाकर क्या होगा, और शर्जील को पुलिस स्टेशन ले गए हैं तो क्या बनेगा? इसकी फ़िक्र ना करो सर, फ़ील ने कह दिया। ना घर बात जाएगी और ना ही वो अब बदतमीज़ शर्जील यूनिवर्सिटी में नज़र आएगा। अशमाल ने अपने बालों की पोनी को ठीक करते हुए कहा। तो अशमाल ने, फिर तुम सर फ़ील को इतना क्यों बोल रही हो? हमारे लिए इतना सब तो कर रहे हैं ना। मरहा ने हैरत से गर्दन मोड़कर अशमाल की तरफ देखा। हाँ, तो ये इनका फ़र्ज़ था। अशमाल ने हिचकिचाहट से कहा। फ़र्ज़ क्या मतलब? मरहा ने कहा। अशमाल की बात समझ नहीं आ रही थी। मरहा तुम भी ना एक दिन बात को पकड़ कर बैठ गई। चलो कल क्लास में चलते हैं। अशमाल को समझ नहीं आई थी कि मरहा को कैसे समझाए। अशमाल की बात सुनकर मरहा ने भी बुरी सी शक्ल बनाई और क्लास की तरफ चली गई। यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म होने वाला था। महाराज माँ क्लास खत्म होते बाहर गेट की तरफ आई तो इस हसन की गाड़ी पर नजर आई। ये हसन भाई अभी तक आए क्यों नहीं? वो तो कभी भी देर नहीं करते, आज क्या हुआ? मरहा ने उंगलियों के बल पाँव उठाते हुए गेट के बाहर देखा, जहाँ बहुत रश था। लो आ गए हसन भाई की कॉल, लगता है वो रश की वजह से थोड़ा दूर होगा खड़े होंगे। ये कहते हुए अशमान ने कॉल काटी। हसन भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अशमान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या क्या मतलब, हम कैसे आएंगे? दूसरी तरफ हसन ने बताया कि गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है, इसलिए वो नहीं आ सकता, काफ़ी देर हो गई। एक टैक्सी का कहकर हसन ने कॉल बंद कर दी। क्या हुआ अशमाल? हसन भाई ने क्या कहा है? कॉल बंद करते हुए मरहा ने अशमाल को कहा, हसन भाई की गाड़ी खराब हो गई, वो कह रहे हैं कि टैक्सी लेकर घर घर चले जाएं। अशमाल ने संजीदगी से कहा, फ़ोन बैग में रख दिया। सुबह के वाक़ये के बाद अशमाल नहीं चाहती थी कि दोनों अकेली जाएँ। अशमाल की बात सुनकर मरहा ने जल्दी से अशमाल का हाथ पकड़ा। टैक्सी के लिए तो सड़क क्रॉस कर जाना पड़ेगा ना। मरहा की बात पे अशमाल ने अफ़सोस से नफ़ी में सर हिलाया। जी चलें अब। अशमाल ने ये कहते हुए मरहा का हाथ मज़बूती से पकड़ा और यूनिवर्सिटी की गेट से बाहर आ गई। उफ़! ये टैक्सी कब आएगी? धूप से बचने के लिए अशमाल और मरहा ने अपने सर पे किताब रखी हुई थी, लेकिन टैक्सी नहीं आ रही थी। यूनिवर्सिटी में अमूमन स्टूडेंट या तो अपनी गाड़ी लेकर आते थे या घर वाले छोड़ने और ले जाने आते थे, इसलिए मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर टैक्सी किस्मत से ही मिलती थी। सारे स्टूडेंट एक-एक करके जा रहे थे, बाहर का रश भी खत्म हुआ था, लेकिन अशमाल और मरहा दोनों को कोई टैक्सी नहीं मिली। अशमाल ने कलाई पे बांधी घड़ी की तरफ देखा, इन दोनों को बाहर खड़े 15 मिनट हो गए थे, लेकिन टैक्सी नहीं आई थी। अशमाल और मरहा अभी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी कि यूनिवर्सिटी के गेट से फ़ील आलम अपनी गाड़ी में बाहर आया। यूनिवर्सिटी से निकलते ही से सड़क के दूसरी तरफ अशमाल खड़ी नजर आई। अशमाल और मरहा को देखते फ़ील आलम ने मोबाइल पर टाइम देखा लिए हाथ में पकड़ा हुआ था।
2:25 होने वाले थे। टाइम को देखते फ़िलहाल ने सड़क के दोनों तरफ में देखा, वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी और ना ही सुबह वाली गाड़ी थी। ये देखते हुए फ़िलहाल ने अपनी सनग्लासेस उतार के इसे डैशबोर्ड पे रखा और अपनी गाड़ी सड़क के दाएँ-जाने मोड़ते हुए आगे से यू टर्न लिया और अशमाल और मरहा के पास आते हुए गाड़ी को रोका। अपने पास गाड़ी को रुकते हुए देखा, अशमाल और मरहा दोनों ने एकदम पीछे हट गए। फ़िलहाल हमने आगे झुककर गाड़ी का शीशा नीचे किया। शीशा नीचे होते ही मरहा की नज़र अंदर की तरफ गई। ये तो सर फ़ील है। मरहा के मुँह से फ़ील आलम का नाम सुनकर अशमाल ने झुककर गाड़ी की तरफ अंदर देखा। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? फ़िलहाल ने अशमाल के यूँ देखने पर थोड़ी ऊँची आवाज़ में कहा। फ़िल आलम की बात पर अशमाल गाड़ी के पास आए और गाड़ी की विंडो पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने फ़िल आलम की तरफ देखा। आपको क्या लगता है सेफ़िल, हम यहाँ बस की टिकट काटने खड़ी हैं, ज़ाहिर-सी बात है टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। अशमाल की बात पर फ़िल आलम ने अपनी आँखों को बंद करते हुए अपना गुस्से को दबाया और स्टेयरिंग पर अपना हाथ मज़बूत किया और दोबारा अशमाल की तरफ देखा। आपसे मुझे इस किस्म की जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि आप कोई बेहतर और समझदारी वाली बात तो कर ही नहीं सकती हैं। और हाँ, आपको बता दूँ यहाँ ये टैक्सी आने वाली नहीं है, चाहे शाम तक खड़ी रहे। फ़िल आलम की बात पर अशमाल ने आँखें सिकुड़ते हुए उसकी तरफ देखा। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ रोककर हमें ये बता दिया कि यहाँ शाम तक टैक्सी नहीं आनी। हम आपका ये एहसान नहीं भूल सकते। अशमाल जो इतनी देर से धूप में खड़ी थी, सीधा फ़िल आलम पर बरस पड़ी। अशमाल की बात पे फ़िल आलम ने अशमाल की तरफ संजीदगी से देखा, जिसका चेहरा धूप में खड़े होने से सुर्ख पड़ रहा था। माथे पर हल्का-सा पसीना आया हुआ था। ये देखते हुए फ़िल आलम ने अपने हाथ में बंदी घड़ी में टाइम देखा। मरहा कहाँ है? फ़िल आलम ने थोड़ा-सा सर झुकाकर मरहा की तरफ देखा, जो सड़क के तरफ टैक्सी को ढूँढ रही थी। फ़िल आलम की आवाज़ से सुनने पर मरहा आगे बढ़ी। जी सर। मरहा, यहाँ पर आप दोनों का रुकना ठीक नहीं है। जी, मैं छोड़ देता हूँ अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो। फ़िल आलम ने मरहा को कहा, जिस पर मरहा ने फ़ौरन अशमाल की तरफ देखा, जो उसे आँखें दिखा रही थी। ठीक है, थैंक्स सर। हमें क्या एतराज़ होगा? आप तो फ़रिश्ता बनकर आए हैं, नहीं तो यहाँ खड़े हुए आधा घंटा हो गया। मरहा ये कहते हुए जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एसी में बैठ गई। गाड़ी में एसी लगा हुआ था। मरहा ने गाड़ी में बैठते ही गहरा साँस लिया। मरहा को यूँ गाड़ी में बैठते हुए देखा, अशमाल हक्की-बक्की खड़ी थी। अशमाल सुबह की बात पर गुस्सा थी, इसलिए वो फ़हील आलम के ऑफ़र को कबूल नहीं कर रही थी। आपको क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? फ़ील आलम की आवाज़ पे अशमाल ने गुस्से से दाँतों को पीसा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठ गई। मरहा, घर चल, फिर तुमसे पूछती हूँ। अशमाल ने धीमी आवाज़ में मरहा को कहा, जिस पर मरहा ने लाताल्लुकी सा रिस्पॉन्स दिया और रिलैक्स होकर बैठ गई। अशमाल के बैठते ही फ़ील आलम ने आँखों में पर ब्लैक सनग्लासेस लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैक मिरर से इस अशमाल को देखा, जो इस बात से बेखबर थी कि फ़ील आलम ग्लासेस लगाए इसे बैक मिरर से देख रहा था। आपके भाई नहीं आए क्या आप दोनों को लेने? गाड़ी की खामोशी को फ़ील आलम ने बात करते हुए तोड़ा। नहीं सर, वो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए, मरहा ने जवाब दिया। मरहा, वो आपके भाई हैं क्या? फ़ील आलम ने मरहा से बात कर रहा था और अशमाल फ़ील आलम को आँखों में गुस्सा लिए देख रही थी और फ़ील आलम बैक शीशे से इसे देख रहा था। आँखों पे सनग्लासेस लगाने से अशमाल को ये नहीं पता था कि फ़िल आलम आगे की तरफ देख रहा है या इसे बैक शीशे से देख रहा है। जी सर, हसन भाई मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, हसन भाई को फ़हील आलम ने हसन भाई के अल्फ़ाज़ पे काफ़ी ज़ोर देते हुए कहा, तो आपके हसन भाई को पता होना चाहिए था ना कि इस एरिया में टैक्सी कम मिलती है। फ़हील आलम की बात पर अशमाल, जो खुद को रोक कर बैठी थी, बोल पड़ी। वो कभी अपनी ज़िम्मेदारी से गफ़लत नहीं करते। गाड़ी में ज़्यादा मसला होगा इसलिए इनको ये करना पड़ा। अशमाल की बात पर से फ़हील आलम ने से स्टीयरिंग पर अपने हाथ की ग्रिप मज़बूत की और साइड मिरर से पीछे आती ट्रैफ़िक को देखा, फिर दोबारा दोबारा इस्माइल को देखा। 1 मिनट की ग़फ़लत इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। इस्माइल नूर, फ़िर आलम की बात पर सुनकर इस्माइल कहाँ चुप कर बैठने वाली थी। आपसे तो वो बहुत अच्छे हैं हसन भाई, कम से कम किसी को हर्ट नहीं करते। इस्माइल की बात पर फ़िर आलम ने एकदम गाड़ी की ब्रेक लगाई। इस्माइल और मरहा एकदम झटके से आगे होकर पीछे हुई। इस्माइल, चुप कर जा। मरहा ने इस्माइल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे चुप करने का कहा। फ़िर आलम ने गर्दन मोड़कर इस्माइल की तरफ देखा, जिसने फ़िर आलम के देखने पर फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो देखे सामने टैक्सी स्टैंड है, जाएँ टैक्सी लें और घर जाएँ। फ़िलहाल में शान की तरह की बात सुनते हुए गुस्से से कहा। फ़िलहाल की बात पर मरहा ने आसमान की तरफ से उसे कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए लॉक पर हाथ रखा, तो गाड़ी लॉक थी। मरहा, आप नहीं अशमाल जाएँगी टैक्सी पर? फ़िलहाल की बात पर अशमाल ने आँखें फाड़ कर फ़ील की तरफ देखा। सर, मैं अशमाल की तरफ से सॉरी करती हूँ। मरहा ने गाड़ी के दरवाज़े से हाथ हटाते हुए कहा, जिस पर अशमाल मुसलसल फ़ील को देख रही थी। फ़ील ने गाड़ी का लॉक खोला ही नहीं था, तो वो तो उसका गुस्सा था जो अशमाल की बात पर से आया था। वो जानता था कि अशमाल मरहा के बगैर कहीं नहीं जाएगी और मरहा भी अशमाल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फ़िल आलम का मकसद अब पूरा हो गया था। अशमाल के मुँह से हसन की तारीफ़ें बंद हो गई थीं। मरहा की बात पर फ़िल आलम ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया।
मुझे घर की लोकेशन सेंड कर दें। फ़िल आलम ने कहा, जिस पर महरा ने अपने मोबाइल से अपने घर की लोकेशन फ़िल आलम को सेंड कर दी। बाकी के रास्ते ही में अशमाल चुप रही और फ़िल आलम सारे रास्ते अशमाल को बैक मिरर से देखता रहा। जो सफ़र आधे घंटे का था, फ़िल आलम ने इसे 1 घंटे में पूरा किया। गाड़ी की रफ़्तार को आहिस्ता रखे हुए सफ़र को कभी नहीं ख़त्म करना चाहता था, जिसमें अशमाल इसके साथ थी। "आइए सर, चाय पी कर जाएँ," मरहा ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। "नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे अस्पताल जाना है।" फ़िल आलम अभी मरहा से बात कर रहा था कि अशमाल गाड़ी से उतर कर अंदर चली गई थी और फ़िल आलम इसे जाता देख रहा था। "जी ठीक है," मरहा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और फ़िल आलम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अस्पताल की तरफ निकल गया। अजमल जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने फ़रहत बेगम नज़र आईं। "अम्मी आप आ गईं?" अजमल ने आगे बढ़कर फ़रहत बेगम के गले में बाजू डालते हुए कहा। वलीमे की तकरीब ख़त्म होते ही राना शमसुद्दीन की पूरी फैमिली इस्लामाबाद आ गई थी। इन सब का प्लान शाम को आने का था, लेकिन मरहा और अजमल की वजह से वलीमे की तकरीब ख़त्म होते ही सब लोग इस्लामाबाद आ गए थे। "अरे अशमाल क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे।" फ़रहत बेगम ने अशमाल को खुद से अलग करने की कोशिश की थी। "चाची ना करें अलग इसको, नहीं तो ये आपको भी 2-3 सुना देगी," मरहा ने पीछे से आते हुए कहा। मरहा को अंदाज़ा हो गया था कि फ़िल आलम और अशमाल की बनती क्यों नहीं। आज इसने अपनी आँखों से देख लिया था। अशमाल ने मरहा को आँखें दिखाते हुए कहा, "हसन कहाँ चला गया वो क्या?" फ़रहत बेगम ने दोनों को देखते हुए गेट की तरफ देखा। "नहीं चाची जान, बसंत भाई नहीं लेने आए थे, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए," मरहा ने बैग सोफ़े पे रखते हुए कहा। "तो फिर तुम दोनों टैक्सी पर आई हो क्या?" फ़रहत बेगम ने अब अजमल के बाजू पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, "नहीं चाची, वो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर छोड़ने आए थे, डॉक्टर्स भी हैं और हमारे टीचर भी। हम काफ़ी देर से टैक्सी के इंतज़ार में खड़े थे, टैक्सी नहीं आई थी तो उन्होंने छोड़ दिया।" मरहा के कहने पर अजमल ने अपनी बाजू फ़रहत बेगम से अलग करते हुए कमरे की तरफ जाने के लिए मोड़ी। "मरा कितनी बुरी बात है, इनको चाय का पूछ लेती, घर बुला लेती, वो बड़े हैं, तुम दोनों से डायरेक्टर डॉक्टर हैं, तो क्या सोच रहे होंगे? कैसी स्टूडेंट ने इनकी चाय का भी नहीं पूछा।" फ़रहत बेगम ने मरहा को डाँटते हुए कहा, जिस पर मरहा खामोश रही, लेकिन चश्मा के अंदर जाते वहीं पाँव वहीं रुक गए। जब फ़रहत बेगम ने कहा कि वो बड़े हैं, तो इनको घर बुला लेती। ये सुनते अशमाल ने अपने होठों को दाँतों तले दबाया, अंदर की तरफ चली गई। आज इसे पहली बार एहसास हुआ था कि फ़िल आलम इससे कितना बड़ा है। "अशमाल, अशमाल कहाँ हो? अम्मी ने खाना लगा दिया, आ जाओ," मरहा ने अशमाल के कमरे में आते हुए कहा। अशमाल खिड़की के पास सीने पे हाथ बाँधे खड़ी थी, इसके चेहरे पे उदासी और परेशानी थी। "अशमाल क्या हुआ?" मरहा ने अशमाल के बाजू पे हाथ रखते हुए कहा। "कुछ नहीं मरहा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ खाना खा लो," अशमाल ने मरहा की तरफ देखे बगैर कहा। "अशमाल कौन-सी बात तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ मुझे," मरहा ने अशमाल का रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। "मरहा क्या मोहब्बत के पैमाने भी होते हैं, किससे करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए और कितनी उम्र वाले से करनी चाहिए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, वो ये नहीं देखती जिससे मोहब्बत हो रही है वो इस उम्र में छोटा है या बड़ा।" अशमाल ने मरहा की तरफ देखा। "अशमाल मेरी जान, तुम चाची जान की बात पे क्यों उदास हो रही हो? इन्हें क्या पता कि सरफिल कैसे हैं, कितनी उम्र के हैं, इनकी नेचर कैसी है, तुम अभी से परेशान हो रही हो और इनको ये थोड़ी पता है कि तुम सरफिल को अपना दिल दे बैठी हो। अब जिस आग के दरिया में तुमने पाँव रख दिया, इसकी पहली जलन पर तुम हिम्मत हार कर बैठ गई हो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना सुनना पड़ेगा। अभी ये सुनकर कि तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा कह दिया, तुम यूँ मुँह लटकाए खड़ी हो। अभी तो पहली मंजिल है, तुम अभी से घबरा गई हो। अगर तुम ऐसी करती रही, चुप करके कोने में बैठ गई, तो फिर तुम्हारे फ़ील आलम को कोई और ले जाएगा और तुम मुँह देखती रह जाओगी। मरहा की बात पर अशमाल की आँखों में नमी आ गई। मरहा हमेशा अशमाल को इस प के मुश्किल वक़्त में ऐसी एक बड़ी बहन और दोस्त बनकर इसकी हिम्मत बनाती थी और आज भी इसने यही किया था। "नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। एक ही शख़्स से मैंने मोहब्बत की और इसके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती," अशमाल गहरी साँस लेते हुए कहा। "तो चलो फिर खाना खाते हैं, अभी मुँह लटकाने की ज़रूरत नहीं है और सरफेल से ज़रा आराम से बात किया करो, कुछ तो ख़्याल कर लिया करो।" मरहम अशमाल का बाजू पकड़े से कमरे से बाहर लाते हुए कह रही थी, जिस पर अशमाल के चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट आ गई थी। इससे अपने आँसू हलक में उतारते हुए मरहा की तरफ देखा और कमरे से बाहर आ गई। क्या करना है फ़ील साहब इसका? फ़ील आलम अशमाल और मरा को घर छोड़ने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन आ गया था और थाने के एसएचओ के सामने बैठा था। "मेरी यूनिवर्सिटी में कोई कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इस यूनिवर्सिटी का एक नाम है, मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हो तो मैं इसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ?" फ़ील आलम ने टाँग पे टाँग रखते हुए कहा, "आपने ठीक कहा, लेकिन अब इसका भी तो कुछ करना है। कहते हैं कि इस पर 1-2 और केस डाल देते हैं, फिर 3-4 साल तक तो ये अंदर ही रहेगा।" एसएचओ साहब ने फ़ील आलम की तरफ देखते हुए कहा, ये बात तो ठीक है ही आपने, जो इसने किया सही सज़ा कम है, लेकिन इस बंदे का रिश्ता किसी ऐसे शख़्स से जिसके लिए इसका थाने में रहना इसके लिए मुश्किल बना सकता है। आप मुझे इससे मुलाकात करवा दें, बाकी मैं इससे मिलकर आपको बताता हूँ।" फ़िलहाल हमने कुछ सोचते हुए एसएचओ साहब को कहा, "ठीक है, जैसे आप कहें।" एसएचओ साहब ने कहा और हवलदार को अंदर बुला लिया। थानेदार ने शर्जील के हाथों पे हथकड़ियाँ लगाईं और उसे विज़िटिंग रूम में लाकर बिठा दिया। "टाइम क्या हुआ?" शर्जील ने जाते हुए थानेदार को कहा। इसने गर्दन मोड़कर शर्जील की तरफ देखा। "यहाँ थाने में कोई टाइम नहीं होता, बस रात ही रात होती है। तुमने पूछ लिया तो बता दूँ,
बता दूँ कि 4 बज रहे हैं घड़ी पर, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? थानेदार ने हकारत भरी नज़रों से शर्जील को देखा। थानेदार की बात सुनकर शर्जील मज़ीद परेशान हो गया था। 6 बजे इसके घरवालों ने इस्लामाबाद आना था और इसने जाकर इन्हें रिसीव करना था। थानेदार ये कहते हुए बाहर चला गया। शजी ने जो किया था अब इसे पछतावा हो रहा था। जब सब कुछ आराम से हो जाना था तो इसकी फैमिली के आने से तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और वो सर पकड़ कर बैठ गया था। इतने में फ़ील आलम कमरे में आया। आते ही इसने शर्जील का लटका हुआ चेहरा देख लिया, जो कुछ घुटनों घुटनों में धाने में रहकर सीधा हो गया था। फ़ील आलम शर्जील के सामने रखी कुर्सी पे बैठ गया। शर्जील ने फिर फ़ौरन फ़ील आलम की तरफ देखा, जो टांग पे टांग रखे सीने पे हाथ बांधे गौर से शर्जील को देख रहा था। तो फिर क्या सोचा तुमने, थाने थाने रहोगे या घर जाओगे? फ़ील आलम के कहने पर शर्जील को समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। एक तरफ अगर फ्रीलांस से घर जाने की बात करते तो इसकी आना को ठेस पहुँचेगी, इसकी इज़्ज़त नफ़्स मिट्टी में मिल जाएगी, और दूसरी तरफ अगर यहाँ थाने में रहते तो घर के मामला ख़राब हो जाएँगे। शर्जील इसी कशमकश में फ़िलहाल में इसकी तरफ देखते हुए खुद को सीधा करके कुर्सी पे बैठा, अपनी कोहनियों को टाँग पे जमाए शर्जील के करीब हुआ। क्यों फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा है? चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ, ज़रा गौर से सुनो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी फ़ैमिली में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और तुमने ऐसा क्यों किया, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ पर्सनल होने का शौक है। तुम मेरी यूनिवर्सिटी में आए और वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बदतमीज़ी की, और जो हरकत की है वो नाकाबिले कबूल है। मैं ऐसे लोगों को बख्शता नहीं हूँ, जो सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो इसकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती होती है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर तुम मुझे बताओ, इस सिलसिले में तुम क्या समझते हो कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए? अगर छोड़ देना चाहिए तो किस वजह से? फिर आलम ने ये कहते हुए फिर सीधा होकर कुर्सी की बैक से टेक लगाया। फिर मेरी बात मानोगे या थाने में ही रहोगे? शर्जी ने फ़िलहाल की बात सुनकर इसकी तरफ देखा, जो बड़े पुरसुकून अंदाज से बैठा हुआ था। अब शर्जील के पास फ़िलहाल के सामने झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जो वो बातें कर चुका था। आपकी हर बात मंज़ूर है मुझे, जो आप कहें। शर्जील की बात पे फ़िलहाल सोचने के अंदाज में शर्जील की तरफ देखा। काफ़ी समझदार हो, चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बदले अगर तुम मेरी यूनिवर्सिटी के आस-पास भी नज़र आई या इन 2 लड़कियों के पास भी नज़र आए और घर में कोई बात की, तो तुम्हें दोबारा यहाँ तक लेकर आने में मुझे कुछ मिनट लगेंगे। ये मत समझना कि तुम पर मेरी नज़र नहीं है। अब बताओ, अगर ये डील मंज़ूर है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फ़िल आलम की बात पे शर्जील ने अपना गुस्सा दबाते हुए इसकी तरफ देखा। फ़िल आलम की डील से शर्जील ना तो इस्माइल से दोबारा अकेले में मिल सकता था, ना ही इस बात को पकड़कर इस्माइल और मरा को ब्लैकमेल कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद शर्जील ने फ़िल आलम की तरफ देखा। ठीक है, मुझे मंज़ूर है। शर्जील के कहने पे फ़िल आलम ने कुर्सी से उठ के और मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था। ओके, तुम एसएचओ सर के पास चले जाओ, जाओ वहाँ कुछ पेपर साइन कर देना, इसके बाद घर चले जाना। फ़िल आलम ये कहते हुए बाहर की जानिब मुड़ा था। कौन से पेपर? शर्जील ने कुर्सी से उठते हुए कहा, डील से के पेपर जो अभी तुम्हारे दरमियान हुई है, कल को तुम कुछ ऐसा-वैसा कर दोगे तो तुम्हारे घरवालों को कोई तो सबूत दिखाना है ना। फिर आलम ने गर्दन मोड़कर शर्जील को देखा और फिर कमरे से निकल गया। फिर आलम की बात सुनकर शर्जील ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बंद की। शर्जील ने वक़्ती तौर पे मामला हल करने के लिए हामी भर ली थी, लेकिन इसे ये मालूम था कि फिर आलम इसके हाथ-पाँव बाँध कर चला गया है। रात के खाने पे सब मौजूद है। खाना खाते हुए राना शमसुद्दीन ने सबकी तरफ देखा। मुँह में निवाला डालते हुए राना शमसुद्दीन ने हसन की तरफ देखा, जो खाने में मसरूफ़ था। राना शमसुद्दीन ने अपना गला साफ़ किया, थोड़ा खाँसते हुए सबकी तरफ दोबारा देखा और फिर अपनी बात शुरू की। फ़रीदा अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। आज कश्मीर से निकलते हुए सैफुद्दीन ने मुझे बताया था। राना शमसुद्दीन की बात सुनकर हसन का हाथ खाने से ही वहीं रुक गया था। इस्माइल ने मरहा की तरफ देखा। वो दोनों तो पहले ही जान चुकी थी कि फ़रीदा आंटी की फैमिली इस्लामाबाद आ चुकी है, लेकिन राना शमसुद्दीन की बात सुनकर हसन का हाथ खाने से वहीं रुक गया था। अशमाल ने मराकी की तरफ देखा। वो दोनों तो पहले से जान चुकी थी कि फ़रीदा आंटी की फैमिली इस्लामाबाद आ चुकी है, लेकिन वो सब कैसे बताती कि इनके बड़े बेटे ने आज सुबह क्या कारनामा अंजाम दिया था। यही सोचते हुए अशमाल और मरहा दोनों ने अपनी नज़र अपनी प्लेट पे जमा ली और दोनों अब प्लेट में रखे डाले राइस को चम्मच से ऊपर-नीचे कर रही थी। क्या हुआ, तुम सबने खाना क्यों रोक दिया? राना शमसुद्दीन ने हसन और मरहा और अशमाल की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ तो नहीं आएँगी ना? वो हसन ने दोनों की तरफ देखते हुए राना शमसुद्दीन को कहा। कैसी बात कर रहे हो हसन? वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। शादी पर जो हुआ, सैफ और फरीदा ने माफ़ी माँग ली थी। वो भी एक बार नहीं 3-4 बार माफ़ी माँगी। अब इंसान का ज़र्फ़ इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि कोई माफ़ी माँग रहा हो उसे माफ़ ना किया जाए। राना शमसुद्दीन की बात पर हसन ने पास पड़े टिश्यू से अपने हाथ साफ किए। ठीक है, आपकी बात को कौन टाल सकता है? आपने अगर इनको माफ़ कर दिया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, और ना मुझसे कोई इस बात की उम्मीद रखे कि मैं इनको माफ़ कर दूँगा। वो आना चाहें आ जाएँ, लेकिन कोई मुझे इस बात पे फ़ोर्स ना करे कि मैं इनसे मिलूँ। हसन ये कहते हुए खाना छोड़कर टेबल से जुट गया। हसन, खाना तो खा लो। और राबिया बेगम ने हसन को कहा, लेकिन वो अपनी बात को इग्नोर करते हुए अंदर कमरे की तरफ चला गया। ये सब देखते हुए अशमाल ने मरहा को वहाँ से उठने का कहा। अशमाल की बात पे मरहा जैसे ही उठने वाली थी कि राना शमसुद्दीन
बोल पड़ा, बैठ जाओ तुम दोनों, खाना ख़त्म करो। राना शमसुद्दीन की आवाज़ पे अशमाला महरा जो अभी कुर्सियों से उठी ही नहीं थी, वो वहीं दोबारा बैठ गई। अशमाला, खाना 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 खाओ आराम से, तुम्हारे ताऊजी ने जो किया है वो कुछ कुछ सोच समझ कर किया है, ऐसे नहीं करते, खाना छोड़कर नहीं जाते। महरा तुम भी खाना खाओ। फ़रहत बेगम ने सूरत हाल को संभालते हुए कहा। राबिया बेगम भी हसन के इस रवैये से परेशान हो गई थी। भाईजान आप फ़िक्र न करें, मैं हसन को समझा दूँगी। शमशाद ने राना शम्स के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ ठीक है, समझा देना इसे, हर बात में कोई ना कोई मसलियत होती है, हर दफ़ा गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। राना शमसुद्दीन खुद हसन के रवैये से परेशान हो गए थे। चल राफ़ी चलो मैं तुम्हें ब्रश करवा दूँ, फिर सोना भी है, तुमने सुबह स्कूल भी जाना है। अशमाल के हाथ में बहाना आ गया था। राफ़ी भी अशमाल की बात सुनकर कुर्सी से उठ गया। महरा भी अशमाल और राफ़ी के साथ अंदर की तरफ चली गई। दोनों के टेबल से उठने के बाद फ़रहत बेगम ने दोनों की प्लेट में देखा, जहाँ खाना वहीं पड़ा हुआ था। तुम आज अस्पताल नहीं गए क्या? अरहम ने रात के खाने के वक्त फ़ील आलम को देखा। हाँ हाँ, कुछ काम था, आज कोई सर्जरी नहीं थी अस्पताल में, इसलिए फ़ील आलम ने खाना खाते हुए जवाब दिया। अच्छा ये बात है, कौन सा ऐसा काम था कि वो तुम अस्पताल से सर्जरी सर्जरी ना होने की वजह से नहीं गए थे? वैसे तो तुम्हें संडे को भी अस्पताल जाना होता था। अरहम को फ़ील आलम पर शक हो रहा था, जो इसका शक अपनी जगह भी ठीक था। अरहम यार खाना खाओ, कह तो दिया कि काम था, तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या काम था? तुम मुझसे अब बातें छुपाने लग गए हो फ़ील। अरहम ने बात करते हुए खाने से हाथ उठा लिया। अरहम के यूँ कहने से हाथ उठाते देखकर फ़ील आलम ने अरहम की तरफ अफ़सोस चेहरे पर लेते हुए कहा, क्या ऐसा क्या देख रहे हो? बताओ मुझे, तब खाना खाऊँगा। अरहम भी अपनी ज़िद पर आ गया था। अरब तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा आता है कोई इस तरह कहने खाने को छोड़ दे। फ़िलहाल ने संजीदगी से कहा, मुझे भी तब बहुत गुस्सा आता है जब कोई क्या बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दे। अरम की बात पर फ़िलहाल को अंदाज़ा हो गया था कि अरम पीछे पूछे जाने बगैर नहीं बैठने वाला। अरम मैं मेडिकल कैंप की तैयारी करने को देखने गया था। तुम तो जानते हो कि हर साल हमारी यूनिवर्सिटी मेडिकल कैंप लगाती है, बस वहीं गया था। अब खाओ खाना। फ़िलहाल ने बड़ी सफाई से बात को हैंडल कर लिया। अच्छा तो मेडिकल कैंप लग रहा है, कहाँ लग रहा है इस बार? अरम ने अपनी वाला निवाला लेते हुए कहा। नॉर्थ एरिया में गिलगित में। फ़िल आलम ने अपना खाना ख़त्म करते हुए टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कहा, वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया, तो फिर मैं तैयारी कर लेता हूँ, सामान पैक कर लेता हूँ। अरब की बात पर फ़िल आलम ने अरब की तरफ हैरत से देखा। अरब ये एक मेडिकल कैम्प है, 3 दिन का कोई ट्रिप नहीं है जो तुम साथ आने का कह रहे हो। फ़िल आलम ये कहते हुए कुर्सी से उठा, लेकिन फ़िल मैं यहाँ क्या करूँगा? तुम चले जाओगे, मैं यहाँ उदास हो जाऊँगा। अरब भी फ़िल आलम के पीछे चल कर आ गया। तुम अपने काम की तरफ तवज्जो दो जो तुमने अपने न्यू पार्टनर के साथ शुरू किया है। फ़िल आलम ने टीवी का रिमोट पकड़ते हुए सोफ़े पे बैठ गया था। यार फ़िल मान जाओ, अरब ने फ़िल आलम के हाथ से टीवी रिमोट पकड़ते हुए कहा जो वो टीवी लगाने में वाला था। फ़िल आलम ने अरब की तरफ देखते हुए गहरा साँस लिया। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फ़िल आलम टेबल से चाय का कप उठाया जो बीजान रखकर चली गई थी। फ़िल आलम को रात के खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने की आदत थी। अब फ़िल आलम सोफ़े के साथ टेक लगाए अरब की तरफ देख रहा था। क्या शर्त है? अरब ने आँखों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम अपने बिज़नेस पार्टनर को भी साथ लेकर आओगे। फ़िल आलम के मुँह से ये बात निकलने की देर थी। अरब ने हैरत से चेहरे पे लटकाते हुए फ़िल आलम की तरफ देखा। तुम कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हो इतिहास में? अरहम ने अब हैरत से कहा, नहीं कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हें कहा था ना कि इसे जानता नहीं हूँ, लेकिन लेकिन जानना चाहता हूँ, तो बस यही समझ लो क्योंकि मेरे पास टाइम तो होता ही नहीं, तो इसी बहाने इससे मुलाकात हो जाएगी। ज़रा तफ़सील से पहले हमने ये कहते चाय का घूँट लिया, बात क्या है, क्यों तुम इसे जानने की कोशिश कर रहे हो? फ़िल अरम की बात है, फ़िल आलम ने चाय का आखिरी घूँट लिया। वो बात तो तुमने सुनी होगी ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन मेरी सोच ज़रा अलग है। मैं ये कहता हूँ कि दुश्मन के दोस्त को हमेशा अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि एक बुरे वक़्त में वही दोस्त दुश्मन बन जाता है और फ़ायदा दुश्मन के दुश्मन को हो जाता है। समझ गए हो ना? सोच लो, अगर मेरी शर्त नामंज़ूर हो तो सामान पैक कर लेना। फ़िर आलम ये कहते हुए हाथ में चाय का कप पकड़े कमरे की तरफ चला गया। अरहम फ़िर आलम की बात पर हक्का-बक्का बैठा इसे जाता देख रहा था। क्या नोटिस लगाया हुआ है अशमा क्या नोटिस लगा हुआ है? अशमाल और मरहा ने यूनिवर्सिटी आते ही नोट्स बोर्ड के पास रच देखा। ओहो! अच्छा मेडिकल कैंप लग रहा है। अशमाल ने एड़ियाँ उठाकर देखा। पता नहीं कौन-कौन से स्टूडेंट जाएँगे, मेरे ख़्याल में सीनियर क्लासेस जाएँगी। मरहा ने ये कहा और दोनों क्लास की तरफ चली गईं। सुबह का अभी फर्स्ट लेक्चर था। अब मरहा और अशमाल सुंदर के पास सात बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक क्लास में खामोशी छा गई। क्लास में अचानक खामोशी को महसूस करते अशमाल ने सुंदर की तरफ से अपना रुख मोड़ते हुए सामने की तरफ देखा। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने, कमीज़ के आस्तीन को कोहनियों से थोड़ा नीचे फ़ोल्ड किए, हाथ में रिमोट पकड़े क्लास में लगी छोटी एलसीडी पे इलालम वीडियो लगा रहा था।
ये सब क्या है? अशमाल ने बड़े तजस्सुस से फ़िल आलम की तरफ देखा, जिसकी शख्सियत से फैशन वर्कर में से बहुत अजीब लग रही थी। एलसीडी पे जैसी वीडियो चली, फ़िल आलम ने इसे रिमोट से रोकते हुए क्लास में बैठे तमाम स्टूडेंट की तरफ देखा। आज सबने नोटिस बोर्ड पे पढ़ लिया होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के में मेडिकल कैंप के लिए जा रही है। इस बार हम जूनियर स्टूडेंट को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये साल सीनियर स्टूडेंट का लास्ट साल है। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोग साथ होंगे तो अगले साल आप सबके लिए मज़ीद आसानी होगी। जूनियर स्टूडेंट को 4 ग्रुप्स में तक़सीम किया, 2 इस बार जाएँगे, 2 अगली बार। सभी स्टूडेंट ऑफ़िस से मालूम कर लेंगे कि इनका नाम आपकी अब की लिस्ट में है। अब हम इसी वीडियो की तरफ देखते हैं, जहाँ यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम सब और जो हमारे साथ डॉक्टर जाएँगे वो वहाँ के लोगों के साथ किस तरह मदद करते हैं। ये कहते हुए फ़िलहाल ने वीडियो ऑन कर दी, जिसमें पिछले मेडिकल कैंप की सारी तफ़सील थी। सभी स्टूडेंट बड़े गौर से इसे देख रहे थे, साथ अशमाल और मरहा भी। वीडियो ख़त्म होते ही फ़िलहाल ने एलसीडी बंद की और क्लास की तरफ देखा। मेरा आज फर्स्ट लेक्चर लेने का मकसद ये था कि आप सबको बता दूँ और ये भी बता दूँ कि आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और ये मौका आप सबके लिए बहुत अहम है। इसमें आप सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर तवज्जो से आपने सब नहीं सीखा तो फ़िल आलम ने अपनी लास्ट बात पर अशमाल की तरफ देखा, जो अपने हाथ को थोड़ी के नीचे रखे बड़ी तवज्जो से फ़िल आलम का लेक्चर सुन रही थी। ठीक है, अब आप सब अगले लेक्चर में जा सकते हैं। फ़िल आलम ने अशमाल से नज़रें हटाते हुए सब स्टूडेंट को कहा। फ़िल आलम की बात सुनकर सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने के लिए सीट से उठ गए। अशमाल और महरा भी उठने वाली थी कि फ़िल आलम बोल पड़ा, "आप दोनों बैठ जाओ।" फ़िल आलम की आवाज़ पर दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखते हुए दोबारा कुर्सी पर बैठ गईं। सारे स्टूडेंट चले गए थे। स्टूडेंट के चले जाते ही फ़िल आलम ने इन दोनों की तरफ देखा। जिस तरफ मरहा ने फ़िल आलम की तरफ देखते हुए कहा, "ये एक मेडिकल कैंप है, तो यहाँ बहुत से काम भी करने होते हैं और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो आप अशमाल नूर, आप स्टोर रूम में जाएँगी, वहाँ मैं तमाम मेडिसिन पड़ी है जो साथ लेकर जानी है। आप इन सब की लिस्ट बनाओगी। आज बन जाए तो बेहतर है, नहीं तो कल तक बन जानी चाहिए। और हमारा आप इस्माइल की मदद कर सकती हैं। वैसे तो इस्माइल को ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की, वो खुद सारा काम कर सकती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ मदद कर देना।" फ़िलहाल ने इस्माइल की तरफ देखते हुए कहा, जो आँखों में हैरत लिए फ़िल आलम की तरफ देख रही थी। "ये काम तो स्टाफ़ का है।" इस्माइल ने खुद पर ज़ुल्म होता महसूस हुआ तो फ़ौरन बोल पड़ी, "ठीक कहा आपने, ये काम स्टाफ़ का है, लेकिन अब नहीं है, अब आपका है। ये जो आपके एनर्जी इधर-उधर की बातों में ज़ाया होती है ना, वही मेडिसिन के नाम याद करके कोई फ़ायदा हासिल कर लें। जितना मसरूफ़ रहेंगे इतना ही आपके लिए बेहतर है।" फ़िल आलम कल की उस हसन वाली बात का अज़ाला पूरा कर लिया था। फ़िल आलम की बात सुनते ही यशपाल ने अपने दाँत पीसे और आँखों को सिकुड़ते हुए कुर्सी से उठी। "नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना।" फ़िल आलम ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए यशपाल को कहा, "वरना वहाँ कैंप के खाने-पीने की ज़िम्मेदारी भी आपको दे दूँगा।" फ़िल आलम ने यशपाल की तरफ देखा, जो अब गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर रही थी, और फ़िल आलम आँखों में फ़तेह के झंडे लहराता हुआ यशपाल की तरफ देख रहा था। मरहा इन दोनों को देख रही थी, जो एक-दूसरे की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। "मारा, ये तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन है।" स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलते ही यशमाल के चेहरे का रंग उड़ गया था और मेडिसिन की बू भी आ रही थी। यशमाल नाक पर हाथ रखते हुए कहा और स्टोर रूम के अंदर गए। "यशमाल, क्या हो गया? इस मेडिसिन ही है, जब डॉक्टर बनेगी तब क्या तुम्हें इन मेडिसिन की बू नहीं आएगी?" मरहा ने स्टोर रूम का जायज़ा लेते हुए कहा। "मरहा, हमने डॉक्टर बनना है कि फार्मेसी में काम नहीं करना, समझी?" यशमाल ने मरहा की बात पर इसे पलटकर जवाब दिया। तुम्हारी इसी मुँहफट जवाबों की वजह से हम इस हाल में पहुँचे हैं। थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती सरफ़िल के सामने? मरहा ने स्टोर रूम में रखी कुर्सी को खींचकर टेबल के पास किया। "मैंने ऐसे क्या कह दिया?" अब अशमाल ने धीमी आवाज़ में कहा, "जो भी हुआ, आ जाओ जल्दी से लिस्ट बना लें। अब ये भी नहीं पता कि हम जा भी रहे हैं या नहीं। अगर काम मुकम्मल ना हुआ तो ये ना हो कि हमारा नाम अगर लिखा भी होगा तो वो सरफ़िल वहाँ से रिमूव करवा देंगे, अगर ये काम मुकम्मल ना हुआ।" मरहा ने हाथ में पकड़े राइटिंग पैड को टेबल पर रखते हुए कहा, "वो तो यहाँ से फ्री होकर हम ऑफ़िस से पूछ लेंगे।" अशमाल कहते हुए दूसरी कुर्सी पे बैठ गए। "अशमाल, मैं तुम्हें मेडिसिन के नाम और सीरियल नंबर बताती हूँ, तुम लिखती जाओ, तुम्हारी राइटिंग स्पीड है, इस तरह तो काम जल्दी हो जाएगा।" मरहम की बात पर अशमाल ने मस्बत में सर हिलाया और दोनों सारी मेडिसिन का रिकॉर्ड नोट करने में लग गईं। 9 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम होने वाला था। मरहा और अशमाल मुसलसल मेडिसिन को बगैर किसी वक़्फ़े से लिख रही थीं। इतने में स्टोर रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और कैंटीन के स्टाफ में से एक लड़का हाथ में लंच लिए अंदर आया। "ये क्या है?" मरहा ने इस लड़के से पूछा। "वो फ़ीस साहब ने आप दोनों के लिए लंच भेजा है," लड़के ने ट्रे टेबल पे रखते हुए कहा। "क्या मतलब? हम कोई कैदी हैं जो यहाँ खाना दे रहे हैं? हम बाहर जाकर खा पी सकते हैं। ले जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे फ़ीस साहब की हमदर्दी वाला लंच।" अशमा, जो लिख लिख कर थक गई थी, गुस्से से बोली।
मुझे नहीं पता, मुझे फ़ील साहब ने कहा और मैं ले आया लड़का ये कहकर चुप कर गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, सर फ़ील को थैंक्स बोल देना। मरहन ने मुस्कुराते हुए लड़के को और वह चला गया। अशमा ने मेरी माँ बस कर देना बोला कर, तुम्हें पता है कि भूख हम दोनों को लगी है, अब कैंटीन जाकर खाना खाएँगे तो ये काम आज कल मुकम्मल नहीं होगा। मरहन की बातों अशमान ने गहरी साँस ली और ट्रे में से जूस उठाकर अपने होठों से लगाया। मरहन और अशमान मेडिसिन को का रिकॉर्ड नोट करते 4 घंटे हो गए थे। जब दोनों ने सारी मेडिसिन का रिकॉर्ड नोट करके अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 1 बज चुका था। यूनिवर्सिटी बंद होने में 1.5 घंटा रह गया था। चलो ये तो काम हो गया, अब बाकी काम टाइम थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। मेरे में तो हिम्मत नहीं है कोई क्लास लेने की। अशमल ने राइटिंग पैड उठाते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहा, चल ठीक है, चलो अब जाकर सरफिल को दे देते हैं। मरहा ये कहते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। इस्माइल और मरहा दोनों फ़ील आलम के ऑफिस में खड़ी थी और फ़ील आलम की बनाई हुई लिस्ट को देख रहा था। गुड, वेरी गुड, अच्छा काम किया आप दोनों ने। फ़ील आलम के यूँ कहने पर अब मरहा और इस्माइल दोनों की थकावट एकदम गायब हो गई थी। फ़िल आलम ने ये कहते हुए अपनी टेबल की दाईं तरफ बनी हुई दराज में से एक फ़ाइल निकाली और इस्माइल की दी हुई लिस्ट को इसके ऊपर रखा। मेरे पास इन मेडिसिन की लिस्ट मौजूद थी, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने दोबारा बनवाई है। अब ये दोनों लिस्ट में हैं, इनको क्रॉस चेकिंग करके मुझे दे दें। आजकल फार्मेसी वाले पूरी मेडिसिन सप्लाई नहीं करते ना, इसलिए ये सब करना पड़ता है। फ़िल आलम ने कुर्सी से उठते हुए इस्माइल और मरहा को कहा, जो दोनों बुत बनी खड़ी थी, जैसे इनके अंदर जान ही ख़त्म हो गई हो। जब फ़ील आलम के पास लिस्ट मौजूद थी तो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? अशमान के दिमाग में ये बात चल रही थी, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ, आप दोनों यहाँ बैठकर इतनी देर में इसकी क्रॉस चेकिंग कर लें। और हाँ, आप दोनों का मेडिकल कैंप में नाम है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मज़ीद कोई ड्यूटी में इज़ाफ़ा हो सकता है। फ़ील आलम ने शॉक खड़ी अशमाल के हाथ में फ़ाइल देते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अब खामोश बेबस लग रही थी। अशमाल को खामोश देखकर फ़ील आलम की क कल तक की एक-एक बात का बदला पूरा हो गया था। वो खुद भी कोई दूसरी बात किए बगैर कमरे से बाहर आ गया था। अशमा तुमने मरवा दिया। आज मरहा पास रखे सोफ़े पे सर पकड़ के बैठ गई थी। अम्मी हमें जल्दी से कॉफ़ी बना दें। अशमाल और मरहा ने कह के अंदर आते डाइनिंग रूम के सोफ़े पे ढेर हो गई थी और राबिया बेगम भी डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी और फ़रहत बेगम किचन में दोपहर का खाना बना रही थी। अशमाल की आवाज़ सुनकर फ़रहत बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने कॉफ़ी बनाने के लिए पानी चूल्हे पर रख दिया था। क्या हुआ तुम दोनों को, आज इतनी थकी हुई लग रही हो? राबिया बेगम ने दोनों को देखते हुए कहा, कुछ नहीं पूछे अम्मी, आज यूनिवर्सिटी में बहुत काम किया। हमारी यूनिवर्सिटी मेडिकल कैंप के लिए जा रही है, बस वही काम था, बस थक गए हैं। मरहा ने पेट पे हाथ रखते आंखें छत पर लगाए अपनी माँ को बता रही थी। अच्छा, कहाँ जा रही है यूनिवर्सिटी? राबिया बेगम ने पूछा। गिलगित अशमाल ने थके लहजे में कहा, गिलगित जा रही है। राबिया ने थोड़ी परेशानी से कहा, तो क्या तुम लोग भी जाओगे इतनी दूर? इससे पहले मरहा और अशमाल को जवाब देती हसन अंदर आ गया। हाँ, ये भी जाएँगे। हसन ने अंदर आते ही गाड़ी की चाबी टेबल पर रखी और आकर सोफ़े पे बैठ गया। हसन के अंदर आते अशमा सीधी होकर बैठ गई थी। लेकिन हसन बेटा, ये दोनों अकेले कैसे जाएँगे इतनी दूर? राबिया बेगम दोनों से हटकर हसन की तरफ मुतवज्जा हुईं। क्यों, इनको क्या है, ये सारी यूनिवर्सिटी जा रही है तो ये दोनों क्यों नहीं? और आप क्या समझती हैं ये अभी बच्ची हैं, ये अपनी हिफाज़त नहीं कर सकती हैं? वो डॉक्टर बनने जा रही है, इनको दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा और दूसरे मुल्क भी, तो क्या आप तब भी ऐसे ही कहेंगी? हसन ने संजीदगी से कह रहा था। हसन की बात सुनकर अमारा भी सीधी होकर बैठ गई थी। तुम दोनों जाओ कपड़े चेंज करो, मेडिसिन की बू आ रही, सारे रास्ते बर्दाश्त करता आ रहा था, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। हसन ने मरहा और इस्माइल दोनों को वहाँ से जाने का कहा। हसन की बात सुनकर दोनों वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। अम्मी फरीदा आंटी अपनी फैमिली के साथ आने वाली, आज नहीं तो कल वो घर आएँगी और मैं नहीं चाहता ये दोनों इनसे मिलें, इसलिए इनका जाना ही बेहतर है। और वैसे भी मेडिकल में ये सब होता है, ये इनका पहला कैंप नहीं होगा, इसके बाद भी चाहे चलेंगे कैंप। और आप बाबा जान को भी समझा देना। हसन ने संजीदगी से बात करते हुए उठ गया और बेगम खामोश बैठे हसन को देखती रहीं। अशमान तुमने सारे कपड़े रख लिए हैं क्या? फ़रहत बेगम अशमान को गिलगित के मौसम के मुताबिक कपड़े निकाल कर दे रही थी। जी अम्मी रख लिए हैं, अशमान ने ही कहते हुए अपने बैग में ज़रूरी सामान ज़रूरी चीज़ें रखी। मरा ये लो, ये कोट अच्छा है, गर्म है, वहाँ काफ़ी सर्दी होगी तो ये ठीक रहेगा। राबिया बेगम ने मरा को कोट ला कर दिया, वो अशमान के साथ पैकिंग कर रही थी। दे अम्मी, मरा ने पकड़ कर कोट को कपड़ों के बैग में डालने की कोशिश की, जिसमें अब ज़रा भी जगह नहीं थी। हो गई तुम दोनों की पैकिंग? राना शमसुद्दीन और शमशाद दोनों अंदर आए। जी हो गई। अशमाल और फरहा दोनों हाथ बांधे खड़ी हो गई थी। अपना अच्छे से ख़्याल रखना, रात को डर मत जाना, एक ही कमरे में दोनों रहना। राना शमशाद ने दोनों के फ़िक्रमंद था और साथ-साथ बता रहा था कि हसन आ गया। चलो जल्दी करो, नहीं तो यूनिवर्सिटी की बस निकल जाएगी। हसन ने अंदर आते ही जब ज़मीन पे बैग देखे तो हैरत से अशमाल और मरा की तरफ देखा। 2 बैग अशमाल के और 2 मरा के, टोटल 4 बैग बड़े मौजूद थे। ये क्या, तुम लोग मेडिकल कैंप में जा रही हो किसी शादी पर नहीं? ये सारा सामान कहाँ रखोगी? इतने 3 दिन की तो बात है, कम करो इसको और दोनों एक ही बैग में रखो सामान। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ।
हसन ये कहते हुए बाहर चला गया। राना शमसुद्दीन अपनी बेटी की नाराज़गी को देख रहा था, जिसने आकर एक बार भी अपने बाबा जान की तरफ नहीं देखा था। हसन के बाहर जाते ही अशमाल और मरा दोनों ने एक दूसरे की तरफ बेचारगी से देखा। कुछ ही देर बाद अशमाल और मरा ने दोनों ने एक बैग उठाए गाड़ी की तरफ आ रही थी। हसन ने इन दोनों से बैग पकड़ा और गाड़ी की डिक्की में रखने चला गया। अशमाल और मरा ने मोड़ कर घर की तरफ देखा, जहाँ फरहत बेगम और आबिया बेगम दोनों खड़ी थी। अशमाल ने दोनों को हाथ से अल्लाह हाफिज़ कहा और गाड़ी में बैठ गई। हसन अभी आकर गाड़ी में बैठ गया था। इसने मुड़कर दोनों की तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। हसन के जाते ही फरहत बेगम और आबिया बेगम अंदर आ गई थी। इतने में राना शमसुद्दीन के घर के कुछ फासले पे ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी कब से हसन की गाड़ी का ताक़ुब कर रही थी। जैसे हसन की गाड़ी निकली, वो गाड़ी भी इनके पीछे चली गई। यूनिवर्सिटी जाते हुए अशमाल और मरहा बहुत खुश थी, जो इनके चेहरे से पता चल रहा था। हसन ने भी दोनों की खुशी को महसूस किया था। ये मौका दोनों के लिए एक अहम मौका था। इनकी ज़िंदगी का ख्वाब अब आहिस्ता-आहिस्ता पूरा हो रहा था। गिलगित जाकर वो ना सिर्फ मेडिकल कैंप में सीखेंगी, बल्कि वो खुद को भी एक डॉक्टर की हैसियत से महसूस करेंगी। यही सोचते हुए यूनिवर्सिटी कब आई, दोनों को पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी के बाहर 3 बड़ी बस खड़ी थी, जिसमें स्टूडेंट ने जाना था। हसन ने गाड़ी को यूनिवर्सिटी के गेट से थोड़ा पीछे खड़ा किया था। हसन की गाड़ी रोकते ही जो गाड़ी पीछे कर रही थी, वो भी कुछ फासले पे खड़ी हो गई थी। आ गई तुम दोनों की यूनिवर्सिटी, वहाँ जाकर कॉल लाज़मी करना और एक दूसरे का ख़्याल रखना, अकेले कहीं मत जाना। वो इलाका ऐसा है कि शाम को तो बिल्कुल बाहर ना निकलना। हसन ने गाड़ी बंद करते हुए एक हाथ गाड़ी की दूसरी सीट की बैक पर रखा और गर्दन मोड़कर अशमाल और महरा को देखते हुए इनको समझा रहा था। जी हसन भाई, हम समझ गए। महरा ने जवाब दिया। हाँ, ठीक है, चलो जाओ, अब बेस्ट ऑफ लक। हसन ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा। वो हसन भाई बैग निकाल दें। अशमाल ने डिक्की की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। ये कहते हुए हसन गाड़ी से बाहर आया और दोनों अशमाल और मरा की गाड़ी से बाहर आ गई थी। हसन ने डिक्की से बैग निकाल कर गाड़ी से बाहर रखा। एक्सक्यूज़ मी सर, ये बैग मुझे दे दें, मैं बस में रख दूँ बाकी स्टूडेंट के सामान के साथ। बस के ड्राइवर ने हसन के पास आते हुए कहा, जो हसन के मुताबिक सभी स्टूडेंट के बैग लेकर बस में रख रहा था। श्योर, हसन ने बैग ड्राइवर की तरफ किया। नाम बता दें, बैग पे लिखना है। ड्राइवर ने हसन को कहा, जिस पर हसन ने मरहा और इस्माइल का नाम बता दिया। ड्राइवर ने इस बैग पर चिट लगाते दोनों का नाम लिख दिया। आप दोनों को की पिछली वाली रेड कलर वाली बस है, और ये सर हमारी बस का नंबर और ये मेरा नंबर है। कुछ भी मालूम करना तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रिंसिपल के कहने पर हम सब स्टूडेंट के घर वालों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ड्राइवर ने बस का नंबर अपना नंबर देते हुए मरहा और इस्माइल दोनों का बैग लेकर बस की तरफ चला गया था। अच्छी मैनेजमेंट है इस यूनिवर्सिटी की, हसन ने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा और इसे अपनी पॉकेट में रख लिया था। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ। अब हसन की बातें अशमाल और भरा दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई थी। हसन दोनों को यूनिवर्सिटी के अंदर भेजकर खुद गाड़ी में आकर बैठ गया था। अशमाल और भरा जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आए, सामने फ़ील आलम सब स्टूडेंट को कुछ हिदायत दे रहा था। अशमाल फ़ील आलम की तरफ देखते हुए वहीं इसकी नज़र रुक गई थी। आज से पहले इसने फ़ील आलम की तरह के हुलिया को नहीं देखा था। आज फ़ील आलम ड्रेस में सूट में नहीं था और ना ही इसने शलवार कमीज़ पहनी थी। आज वो ब्लू कलर की जीन्स और ऊपर हाफ स्लीव से सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। बाएँ बाजू की कलाई पे घड़ी भी चेंज की थी। बढ़ती उम्र ने फ़िल आलम पर अभी अपने असरात नहीं छोड़े थे। हाफ स्लीव शर्ट में फ़िल आलम की बॉडी वाज़ेह हो रही थी। इसका चौड़ा सीना और बाजू की मसल साफ वाज़ेह हो रहे थे। फ़िल आलम का एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाल सब स्टूडेंट को हिदायत दे रहा था। जिससे मोहब्बत हो, इसकी हर अदा महबूब के दिल में घर कर जाती। यही हाल आशमाल का भी था। वो फ़िल आलम के इस अंदाज़ पे दिल हार बैठी थी। अशमाल, क्या हुआ, रुक क्यों गई हो? मरहा ने अशमाल को झंझोड़ते हुए कहा। हाँ, कुछ नहीं, चलो। अशमाल ने अपने हवा से उड़ते बालों को कान के पीछे किया और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे लिए फ़िल आलम को देखते हुए बाकी स्टूडेंट के साथ जाकर खड़ी हो गई। फ़िल आलम को ऐसे देखकर अशमाल की सुबह और अच्छी हो गई थी। फ़िल आलम सब स्टूडेंट को ग्रुप में तकसीम कर रहा था, जिसमें एक को हेड बनाया था, जो अपने अपने ग्रुप की देखभाल करेंगे और इसी ग्रुप के साथ रहेंगे। फ़िल आलम सबको बताया था कि इसकी नज़र बाकी स्टूडेंट में आतिश इस्माइल पे पड़ी, जिसने आज सफ़ेद कलर का फुल सूट पहना था, हाफ बालों को कैंचा लगाया हुआ था, होठों पे पिंक कलर का ग्लोव्स लगाया था, कानों में छोटे झुमके पहने हुए थे, जो हवा के चलने से बार-बार अशमाल के चेहरे को छू रहे थे। सफ़ेद सूट में अशमाल का वाजबी सा हुस्न वज़ीद निखर रहा था। फ़िलहाल हमने अशमाल की तरफ देखते हुए थोड़ी देर खामोश रहा, जिस पर सब स्टूडेंट ने गर्दन मोड़कर अशमाल की तरफ देखा, जहाँ फ़िल आलम की नज़र थी। सब स्टूडेंट को अपनी तरफ देखते हुए अशमाल ने फ़ौरन अपना चेहरा हमारा की तरफ कर लिया था। वहाँ क्या है, इससे ये सब मेरी तरफ मुतवज्जा हूँ। मैंने इन सबको उनके ग्रुप्स का बता दिया। आप सब स्टूडेंट को जाकर गाड़ी में बैठ जाएँ, थोड़ी देर तक हम निकल रहे हैं। फ़िल आलम ने फ़ौरन सब स्टूडेंट को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फ़िल आलम की बात सुनते ही सब स्टूडेंट बाहर गेट की तरफ चले गए थे, लेकिन अशमाल और मरा दोनों वहीं खड़ी थी। इन दोनों को ना इन ग्रुप का बताया गया था, ना वो ये जानती थी कि वो यूनिवर्सिटी के साथ जा भी रही है कि नहीं। ये तो फ़िल आलम ने कल मज़ाक में कहा था। अब दोनों के चेहरे पे एकदम परेशानी आ गई थी।
सब स्टूडेंट जा चुके थे। अब इसी जगह पर वो दोनों अकेली खड़ी थी। अशमाल और महरा को बहुत अजीब लग रहा था। फिर आलम दोनों को देखते हुए उनकी तरफ आया। "सर, हमारा ग्रुप कौन-सा है? आपने बताया ही नहीं।" महरा ने बाहर स्टूडेंट की तरफ जाते हुए देखा, फिर आलम की तरफ देखते हुए कहा, "आप दोनों का कोई ग्रुप नहीं है।" फिर आलम ने मुख्तसर जवाब दिया, "क्या मतलब? तो क्या हम मेडिकल कैंप नहीं जा रहे?" अशमाल ने हैरत से कहा, "ये कब मैंने कहा कि आप दोनों नहीं जा रहे? आप दोनों तो वहाँ सारा काम में मैनेज करना है, तो आप दोनों का जाना तो बहुत ज़रूरी है।" फिर आलम की बात सुनकर अशमाल और महरा दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा। "सर, कौन-सा काम?" महरा ने अपना हलक तर करते हुए कहा, "सर, मरहा अभी कल का काम नहीं भूली थी कि मज़ीद सुनकर इसका शौक लगा। वो आप दोनों को वहाँ जाकर बता दूँगा। आप दोनों स्टूडेंट बस में नहीं जाएँगी, स्टाफ के साथ जाएँगी और आपकी बस वो जो पिछली रेड कलर की बस है।" फ़िलहाल फ़िलहाल में गेट के बाहर खड़ी रेड बस की तरफ इशारा किया जिसके ड्राइवर ने इन्हें पहले बता दिया था। फ़िल आलम के कहने पर अशमान ने फ़ौरन फ़िल आलम की तरफ देखा तो वो सब फ़िल आलम से पहले ही अरेंज किया हुआ था। हसन भाई को गाड़ी का नंबर देना, ड्राइवर का नंबर देना, बस का बताना लेकिन क्यों? अशमान की आँखों में हैरत लिए फ़िल आलम की तरफ देख रही थी। कोई सवाल कोई बात पूछनी हो तो बता दें। फ़िल आलम अशमान की तरफ देखा जो शॉक खड़ी थी। नहीं सर कुछ नहीं। मरहा ने जवाब दिया। "गुड तो जाएँ स्टाफ की बस में बैठ जाएँ, टाइम बहुत कम है।" फ़िल आलम ये कहते हुए ऑफ़िस की तरफ चला गया। फिर अलम ये नहीं चाहता था कि अशमाल बाकी स्टूडेंट की तरह बस में बैठे जिसमें लड़के भी थे। इसलिए फ़िलहाल ने अशमाल और मरहम को अलग स्टाफ बस में बैठने का कहा था। मरहम हम स्टाफ के साथ क्यों बैठें? सारा ट्रिप का मज़ा ख़राब हो जाएगा। पता नहीं कौन-कौन से टीचर होंगे और डॉक्टर होंगे। अशमाल ने बड़ा-सा मुँह बनाते हुए कहा, "अब क्या कर सकते हैं? जाना तो है ना, तो चलो।" मरहम ने अशमाल का हाथ पकड़ते हुए कहा। अशमाल अभी भी शॉक थी। मरहम उसका हाथ पकड़े बस की तरफ लेकर जा रही थी। स्टाफ की बस में चढ़ते ही अशमाल और महरा की आँखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी मामूली बस नहीं थी, वो वीआईपी बस थी जहाँ बमुश्किल 8 सीटें थीं, हर सीट आरामदा और टीवी भी लगा हुआ था। अब दोनों की सीट यहाँ से है। इसी ड्राइवर ने आकर अशमाल और महरा को इनकी सीट बताई जो फ्रंट पर थी। "क्या दूसरी बस भी ऐसी है?" महरा ने बस के अंदर आते हुए ड्राइवर से पूछा। "जी ऐसी है लेकिन थोड़ी इससे कम है, ये टीवी वगैरह नहीं है, सीट्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा हैं, 8 की बजाय 15 सीटें हैं लेकिन वो भी एक लग्ज़री बस है।" ड्राइवर के बताने पे महरा ने मस्बत में सर हिलाया और अपनी बताई हुई ईंट पर जाकर बैठ गई। वाह! सरफ़ील इतने भी बुरे नहीं, दिल के अच्छे हैं वो। मरह ने बस का जायज़ा लेते हुए कहा, "क्या मतलब इन्हें बुरा समझती थी?" अशमाल ने मरह का बाजू पकड़ते हुए इसका रुख अपनी तरफ किया। "मेरा मतलब है कि जितने वो खड़ूस व मशहूर हैं, वो इतने हैं नहीं।" मरह ने अशमाल के गाल पर हल्की-सी थपकी देते हुए कहा, फिर सही है।" अशमाल ने मरह का बाजू छोड़ते हुए कहा, "लेकिन वो खुद तो वो अपनी गाड़ी में जाएँगे, अब फ़ायदा तो इतनी लग्ज़री बस में हमें भेजने का।" अशमाल ने मुँह में बड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ देखा। इतने में स्टाफ के मेंबर बस में आना शुरू हो गए थे और कुछ ही देर में बस फुल हो गई थी, लेकिन अशमाल के दाएँ तरफ वाली सीट खाली थी। अशमाल ने सीट की तरफ सरसरी सा देखा और फिर मरा की तरफ देखने लगी, जो अपनी विंडो सीट से बाहर देख रही थी, जहाँ स्टूडेंट बस में बैठ रहे थे। इतने में बस का फ्रंट दरवाज़ा खुला और फ़िल आलम इस बस के अंदर आया। बस का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अशमाल ने दरवाज़े की तरफ देखा तो फ़िल आलम बस के अंदर आ चुका था। फ़िल आलम को यूँ बस के अंदर आता देखा अशमाल ने साँस अंदर की तरफ खींचा। फ़िल आलम अशमाल की तरफ देखे बगैर अशमाल के दाएँ जाने वाली सीट पर आकर बैठ गया। अशमा जो फ़िल आलम को सीट पे बैठने तक देख रही थी, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। इसने अपने होठों को दबाते आँखों में प्यार लिया, फ़िल आलम की तरफ देखा जो सामने रखे न्यूज़पेपर को खोले देख रहा था। इतने में गाड़ी का ड्राइवर आ गया, उसने गाड़ी का जायज़ा लेते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। हसन जैसे ही अशमाल और मरा को छोड़कर अपने कॉलेज की तरफ मुड़ा था, वहीं वही ब्लैक गाड़ी हसन की गाड़ी के पीछे लग गई थी। थोड़ी दूर जाकर हसन की गाड़ी का पीछा करने वाली गाड़ी ने हसन की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिस पर हसन ने गाड़ी को कंट्रोल करते हुए अपनी गाड़ी को सड़क की साइड पे कर ली थी, लेकिन वो गाड़ी आगे जाकर इसने अपनी रफ्तार कम कर ली थी। जैसे ही हसन की गाड़ी आगे को बढ़ी, ब्लैक गाड़ी ने हसन की गाड़ी को हिट किया, जिससे हसन गाड़ी का बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाया और हसन की गाड़ी अगली जाने वाली गाड़ी से जा लगी। इतनी देर में हसन के पीछे आने वाली गाड़ी हसन की गाड़ी को जा लगी, जिससे एक झटके से हसन की गाड़ी का फ्रंट शीशा और बैक शीशा टूट गया। हसन का सर जाकर स्टीयरिंग पे लगा और फ्रंट शीशा टूटने से इसके टुकड़े हसन की बॉडी पर जा लगे। हसन का सर स्टीयरिंग पर लगा था, उसके सर के पिछले हिस्से और फ्रंट से खून निकल रहा था। हसन को अपनी आँखों के सामने सब धुंधला नज़र आ रहा था और फिर इसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। बस इसके कानों में लोगों की आवाज़ पड़ रही थी कि एक्सीडेंट हुआ और जो वो भी आवाज़ें आना बंद हो गई थीं।